नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लूसेंट क्लासेस में। मैं हूं नितिन कुमार और आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चर इन इंडिया के बारे में। दोस्तों, ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो, चाहे वो यूपीएससी हो या एसएससी की हो या फिर रेलवेज की हो, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, तो ये जो हमारा चैप्टर है एग्रीकल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को नहीं समझते हो और नहीं देखते हो तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। और अगर आप चाहते हो कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो अक्सर आते हैं, तो चैप्टर के दौरान ही हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो देखो, जो एग्रीकल्चर है ऐसा नहीं है कि ये अभी 20वीं सेंचुरी में या 19वीं सेंचुरी से शुरू हुआ। ये दरअसल बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब हमने एशियंट हिस्ट्री पढ़ा था तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, तो उस वक्त से ही ये दोस्तों एग्रीकल्चर जो है, कृषि, ये दोस्तों चलते आ रहा है। हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये साउथर्न इंडिया में भी बात करें तो कृषि वहाँ भी होती है दोस्तों। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन चाहे बात करें या इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उससे भी पहले मतलब खेती हुआ करती थी, लोग रहते थे और एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थे। ठीक है, इसीलिए तो हमें जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, उनकी पूजा मतलब एक तरह से दोस्तों रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि यही जो है हमारे अन्नदाता हैं। अगर ये ना हो तो हमें अनाज नहीं खाने को मिलेगा, और अनाज नहीं होगा तो दोस्तों हम लोग जीवित भी नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया जो है दोस्तों वर्ल्ड वाइड में बात करें कि वर्ल्ड में ये दूसरे नंबर पे रैंक पे आता है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करता है। मतलब यहाँ पे खेती ज़्यादा होती है, एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है। पहले नंबर पे चाइना है। ठीक है, जो भारत की जो जीडीपी है, ठीक है, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है दोस्तों कि अगर कोई भी आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर हो तो इसको मिलाकर जीडीपी बनती है, जो कि बताती है हमारी कंपनी की जो इकोनॉमी है वो कैसी है, या घट रही है, बढ़ रही है या फिर घट रही है। ठीक है, तो फिलहाल अभी कुछ दिनों से जो हमारी अभी देख रहे हैं कि जो ये कोरोना वायरस की जो डिजीज चल रही है, इतने सारे एपिडेमिक हो गए हैं, तो उसके कारण बहुत लोगों का जॉब चला गया है। बहुत सारे जो वर्कर्स थे उनको खेती के लिए उनको उपजाऊ ज़मीन नहीं मिल रही है कि वो खेती करें। ठीक है, क्योंकि कुछ किसान ऐसे भी हो रहते हैं दोस्तों, क्योंकि वो उतना ज़मीन वो उनको किराए पे मिलती है और वो खेती करते हैं, लेकिन उनको कोई दे नहीं रहा है, तो इस वजह से एग्रीकल्चर हो नहीं रहा है। एक समय पे बारिश नहीं हो रही है, बारिश होती है तो कोई इतना एक्सेस हो जाती है कि वहाँ फ्लड आ जाते हैं, तो ये नुकसान हो रहा है दोस्तों। ठीक है, जो भारत में लोग हैं वो कम से कम 50% दोस्तों एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। यहाँ पे खाने पीना अगर एग्रीकल्चर ना हो दोस्तों तो हम लोग को समझिए खाना नहीं मिला। जैसे हम लोग बात करें, देखिए जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जैसे कि बात करें कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या कॉपरेशन जो होता है, ये हमारे मिनिस्ट्री को देखता है। इसी के अंडर दोस्तों एग्रीकल्चर की देख रेख होती है, जिसमें से एक एग्जाम्पल है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये जो दोस्तों एक बात करें तो ये एक डेयरी डेवलपमेंट है। अगर आप चाहते हो कि पशुपालन करें, चाहते हो अपना डेयरी फार्म खोलें, तो ये जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, ये आपको आइडिया देता है और जो भी इक्विपमेंट्स है डेवलपमेंट करना, कैसे क्या करना है, इस एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको मदद करता है दोस्तों। ठीक है, अब हम इसी तरह दोस्तों बात करेंगे कि कितने तरह के एग्रीकल्चर हैं जो हमारे एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अभी तो हमने जस्ट इंट्रोडक्शन किया है, ठीक है, क्या होता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से जो टाइप्स हैं एग्रीकल्चर में, वो सब उनके बारे में पढ़ेंगे और जो हमारे एग्जाम में है उनके बारे में जानेंगे कि क्या क्या आता है। उससे पहले बता दें, अगर जो लोग नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर इसे नहीं दबाओगे तो कोई नोटिफिकेशन भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल को चाहते हो कि अगर पीडीएफ मिले तो आप हमारा लूसेंट क्लासेज जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी दी हुई है, चाहते हो तो एक लिंक पे ज्वाइन कर सकते हो। और व्हाट्सअप का भी मैंने ग्रुप जो है हमने दिया हुआ है, वहाँ भी हमारे नोट्स के पीडीएफ जो है वहाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर जो लोग चाहते हैं कि किसी चीज़ में उनको डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ये हमारा फेसबुक पेज है, आप चाहो तो हमें लाइक करके फॉलो कर सकते हो। अगर कोई डाउट होता है तो हमें मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, अब मेन टॉपिक के बारे में बात करें कि जो फार्मिंग होते हैं उनकी कितने तरह के फार्मिंग होते हैं, यानी एग्रीकल्चर कितने सिस्टम होते हैं। तो देखो 3 तरह के होती हैं। पहला एक ट्रेडिशनल सिस्टम, दूसरा एक सेमी कॉमर्शियल सिस्टम, दूसरा एक कॉमर्शियल सिस्टम। ठीक है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक बात करें जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में, एग्रीकल्चर हो गया, तो यहाँ पे जो किसान है ट्रेडिशनल तरह से वो खेती करते हैं, जैसे कि बैल हो गया, प्लगिंग के लिए यूज करते हैं, या फिर सिंचाई के लिए वो पानी नदियों का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कोई भी इक्विपमेंट जो है जैसे मशीनरीज का यूज नहीं करते, वो सिंपल तरीके से खेती करते थे, जैसे कि पुराने ज़माने में होता था। उतना ज़्यादा मतलब विकसित नहीं था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा मशीनरीज आ गई हैं, एक से एक ट्रैक्टर आए हैं जो कि आपको खेती में बहुत मदद करते हैं किसानों को। ठीक है, तो सेमी कमर्शियल सिस्टम है जो कि 2 तरह के होते हैं। यहाँ पे क्रॉपिंग
सिस्टम होता है, एक मिक्स क्रॉपिंग मतलब सिस्टम होता है, ठीक है। जो क्रॉपिंग सिस्टम उसमें जैसे राइस कल्टीवेशन के बारे में बात करें या फिर ग्रेन के बारे में बात करें तो यहाँ पे वो लोग बनाते हैं किसान, ठीक है। और मिक्स सिस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे जो एग्रीकल्चर हैं जो कि किए जाते हैं, जैसे कि आपका सेरीकल्चर हो गया, ये भी एक टाइप है, एग्री सिविक कल्टीवेशन सिस्टम हो गया, ठीक है। अब यहाँ कॉमर्शियल सिस्टम में दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे लोग जो हैं यहाँ पे अपना मशीनरीज लार्ज स्केल में यूज करते हैं, बहुत कम से कम 5-6 बीघा से 20 बीघा खेत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग कमर्शियल फार्मिंग करते हैं, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग वो कुछ भी कर सकते हैं, लाइफ स्टॉक जैसे कि एनिमल हस्बेंड्रिंग का वो लोग काम करते हैं या प्लांटेशन का काम करते हैं, तो इस सेक्टर में आता है, इस सिस्टम में आता है, ठीक है। इतना जान लिए, ये बस बेसिक था, लेकिन हमें इतना अगर जानना नहीं है, मतलब आपको जानना है तो मैंने बस इंट्रोडक्शन दे लिया। जो हमें मेन चीज़ जानना है वो अब आता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। अब एक एक करके जानते हैं। देखिए सब्सिस्टेंस जो फार्मिंग होता है वो क्या होता है। देखो बहुत सारे आज भी हमारे देश में जो किसान रहते हैं वो इसी फार्मिंग पे डिपेंड है, ठीक है। ये दोस्तों एक स्मॉल स्केल पे फार्मिंग किया जाता है, ठीक है। जो किसान होते हैं वो गरीब होते हैं, उनके पास ज़मीन नहीं होता है, तो वो खुद का ज़मीन जैसे कि आधा कट्ठा उनका ज़मीन है या फिर 1 कट्ठा होता है, तो वो खुद का उनका ज़मीन होता है, तो उसी पे वो खेती करते हैं। अगर वो खेती करते हैं तो दोस्तों वहाँ उनके लिए बिजली भी उनके पास नहीं रहता है कि वो बिजली का यूज करें, या इरिगेशन के लिए वो कुछ जनरेटर या मोटर फिट करें ताकि पानी वगैरह यूज कर सके, ठीक है। तो इसके सोर्सेज के बारे में बात करें दोस्तों कि कुछ फीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, इस फार्मिंग में जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है, इसमें जो फार्मर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो लोग यूज कर मतलब अपना मिलजुल के अपना खेती करते हैं। जो भी उनका ज़मीन है, आधा कट्ठा है या 1 कट्ठा है, थोड़ा बहुत भी, तो अपना फार्मिंग करते हैं और जितना कमाते हैं, मतलब उससे कमाई तो नहीं होता है, लेकिन जो भी उगाते हैं वो उनका खाना पीना होता है, ठीक है। ये जो दोस्तों स्मॉल स्केल में होता है, वेरी हाई स्केल में नहीं होता है, तो ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं, स्मॉल इक्विपमेंट जैसे कि खुरपी हो गया, ठीक है। उनके पास अगर बेल हुआ तो प्लगिंग के लिए वो यूज करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके अपने परिवार को चलाते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये है कि वो लोग मार्केट में अपना जो प्रोडक्ट यहाँ पे जो उगाते हैं, यहाँ पे जो चीज़ अगर राइस है, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग सब्जी वेजिटेबल्स ही उगा पाते हैं, और कुछ राइस वगैरह होते हैं तो वहीं उगा पाते हैं, ठीक है। बहुत स्मॉल स्केल में ये लोग फार्मिंग करते हैं और उतना इनके पास होता नहीं है कि वो मार्केट में उसको बेच सके और पैसे कमा सके। तो इसकी मेजोरिटी है इंडिया में, क्योंकि अभी भी किसान दोस्तों जो हैं वो इसी पे डिपेंड है, बहुत सारे जो किसान हैं हमारे देश के। नेक्स्ट की बात करें, हमारा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ये दोस्तों क्या होता है कि जो आपको हिली एरिया में अगर बात करें, जिधर पहाड़ वगैरह होता है, माउंटेन, वहाँ पे लोग क्या करते हैं ना कि पेड़ वगैरह को काट कर, जो फॉरेस्ट होते हैं उसको काट कर वो लोग ज़मीन को पहले खाली करेंगे। मान लो कि 1 कट्ठा अगर उनको ज़मीन चाहिए तो उतना दूर का पेड़ वगैरह काट देंगे, फिर वहाँ पे क्या करेंगे, उसको फायर वगैरह करके, जैसे आप इमेज देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो, जला उला के सब घास फूस को खाली कर देंगे ज़मीन को, फिर यहाँ पे लोग फार्मिंग करेंगे, मतलब वहाँ पे अपना क्रॉप्स वगैरह रोपेंगे और जो भी चीज़ जो होगा यहाँ पे उसी पे डिपेंड होते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, जो सॉइल की जो जो फर्टिलिटी होती है ना सॉइल की, वो दोस्तों डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि अगर ये एक बार अगर इस तरह से ज़मीन में अगर ये पेड़ को लार्ज स्केल में काटते हैं, फिर उसको ज़मीन को जलाते हैं, तो ऑब्वियसली जो सॉइल की फर्टिलिटी वो तो थोड़ी कम हो जाएगी। ऊपर से जो ये यूज करेंगे क्रॉप्स वगैरह उगाने में, जैसे कि मेजर क्रॉप्स के बारे में बात करें तो जैसे ड्राई पैडी हो गया, मेज हो गया, ठीक है, ये कुछ वेजिटेबल्स हो गया, तो ये लोग यूज करते हैं। लेकिन बाद में जब सॉइल की फर्टिलिटी एकदम ख़त्म हो जाती है, एकदम बिल्कुल नहीं, अब उपजाऊ नहीं होती, एकदम बंजर होता है ज़मीन, तो उसको छोड़कर वो लोग दूसरे जगह चले जाते हैं और इसी तरह पेड़ वगैरह काट कर करते हैं। तो ये एक तरह से नुकसान है, लेकिन सरकार अभी लोग की मदद कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ हमारे भारत देश में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हो आंकड़ों के हिसाब से दोस्तों 23% यहाँ नागालैंड में इसकी फार्मिंग होती है, 22% आपको मिजोरम में होती है क्योंकि वहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे देखने को मिलेगा, फिर 21% आपका मणिपुर, ठीक है, फिर 13% आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ पे 10% आपका मेघालय, 8% आसाम और 3% त्रिपुरा में होते हैं, ठीक है। ये आंकड़ों को देख लो। आपसे अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, देखो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा एग्रीकल्चर है जिसमें फार्मर जो है बहुत स्मॉल स्केल पे वो फार्मिंग करते हैं और वो उतना ही उनके फैमिली मेम्बर इंगेज होते हैं, मतलब मिलजुल के काम करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, तो आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग होगा। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा एग्रीकल्चर है या फार्मिंग है जो जिसमें आपके जो लार्ज स्केल में पेड़ पौधे को काट कर जलाकर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन किया जाता है, एग्रीकल्चर किया जाता है, तो आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होगा, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया के किस क्षेत्र में ये फार्मिंग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है, तो नागालैंड में ज़्यादा होती है 23%, फिर उसके बाद मिजोरम पे सेकंड नंबर याद रखना है।
और सबसे कम त्रिपुरा में। ठीक है, नेक्स्ट बात करिए आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये जो हम बात करें कि जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है दोस्तों, ये दोस्तों ब्रिटिश का लाया हुआ है, ये हमारे भारत देश में नहीं था, ये 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश लाया हुआ है। ठीक है, इसमें लोग जो फार्मर होते हैं इसमें फार्मिंग करते हैं आपका रबर ट्रीज का, कॉफ़ी का, जैसे चाय पत्ती हो गया, टी का, कोका का, स्पाइसेस का, कोकोनट्स और फ्रूट्स का भी, जैसे एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया, ऑरेंज हो गया। इसमें दोस्तों क्या करते हैं कि वो लोग एक ज़मीन पे जैसे आम का पेड़ लगा दिए, फल का मतलब फार्मिंग कर रहे हैं, जैसे आम, केला, ऑरेंज, या फिर टी हो गया, रबर हो गया। तो इस चीज़ में ये लोग क्या करते हैं कि इसको फार्मिंग करके ये लोग लार्ज स्केल में इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए इस एग्रीकल्चर को इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर कहते हैं। और इसी पे दोस्तों हमारा इंडिया का जो जीडीपी है ना दोस्तों, ज़्यादा डिपेंड होता है। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में इसको जितना करेगा, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है दूसरे कंट्रीज में, और इसकी ज़रूरत भी है। अगर आप ही सोचो, अगर स्पाइसेस जो मसालास का, आप लोग कोकोनट का, अगर ये सब का अगर फार्मिंग ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो दूसरे कंट्री में इसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो वो लोग हमारे देश से खरीदेंगे, तो हमारे देश की इकोनॉमी भी दोस्तों बढ़ेगी। इसीलिए ये इसको कहा जाता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर। ठीक है, ये दोस्तों बात करें कि ये ट्रॉपिकल रीजन पे भी और इक्वेटोरियल रीजन पे भी दोस्तों होता है। ठीक है, देख सकते हो ये कैसे बनाना ट्री है, यहाँ पे टी प्लांटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिव फार्मिंग। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है ना कि इंटेंसिव फार्मिंग ये लार्ज स्केल पे किया जाता है। यहाँ पे आपको फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है। यहाँ पे कम से कम 20 बीघा खेत, मान लो 10 बीघा खेत है, तो वहाँ गेहूँ वगैरह रोप कर, यहाँ पे सीड्स वगैरह रोप कर यहाँ पे एक फार्मिंग किया जाता है। आप देख रहे हो इमेज में, इसी तरह फार्मिंग होते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत लार्ज स्केल में किया जाता है ये दोस्तों, इसी वजह से इसको इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे खेती जो होती है आपकी राइस की, वेट की, और बात करें शुगर की, तो यहाँ पे ज़्यादा होती है, और दूसरे कंट्री में भी यहाँ पे अच्छा खासा डिमांड होता है। इस वजह से सरकार भी ये सब फार्मिंग के लिए अच्छा खासा लोन भी देती है फार्मर को। ठीक है, करने के लिए। अब बात करें कि एक्सटेंसिव फार्मिंग के बारे में, तो दोस्तों एक्सटेंसिव फार्मिंग जस्ट अपोजिट होता है आपका इंटेंसिव फार्मिंग से। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जो फार्मर होते हैं ना, उनको ज़मीन मिलती है यहाँ पे उधारी कि आप जाओ खेती करो, और यहाँ पे वो लोग खेती करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल बता दें कि इस ज़्यादातर आपको एक्सटेंसिव फार्मिंग ब्राज़ील और आपको ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, जो वो लोग क्या करते हैं कि डिमांड होती है कि अगर मान लो आपका ज़मीन है और मैं फार्मिंग करना चाहता हूँ, तो आप हमको अपना ज़मीन देते हो और मैं उसका पेमेंट करता हूँ आपको। अगर मेरा खेती अच्छा खासा हो रहा है तो जो पैसा मिलता है वो आपको भी मैं शेयर करूँगा, या तो मैं आपको क्रॉप दूंगा, मतलब कुछ अगर जो भी मैं अपनी ज़मीन पे उगाता हूँ तो आपको बदले में दूंगा, नहीं तो पैसे दूंगा। और इस तरह से मेरा परिवार चलता है। मतलब एक बात कर रहा हूँ, मेरा परिवार कहने का मतलब वो नहीं, जो फार्मर का परिवार है वो इसी तरह चलाते हैं। ठीक है, इसमें लोग ज़्यादा अपना एक्सटेंसिव मटेरियल का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे मशीनरीज हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, और बहुत सारे लार्ज स्केल पे यहाँ पे यूज नहीं होते हैं दोस्तों, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बात करें कि एक बात और जान लो कि ये जो हमारा इंटेंसिव फार्मिंग है, गवर्नमेंट ने भी, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट बहुत सारे अच्छे खासे पैकेज लॉन्च करती है। तो पहला जो स्टार्टिंग जो आपको पूछा जा सकता है कि बताओ जो इंटेंसिव फार्मिंग है, चाहे से पूछा जाएगा कौन सा फार्मिंग है जो सरकार है वो पैकेज प्रोग्राम लॉन्च किया उसके लिए। 1960 में दोस्तों इंटेंसिव फार्मिंग के लिए पैकेज प्रोग्राम नाम का एक लॉन्च किया था, जिसमें गवर्नमेंट ने सब मतलब लोगों को, जो फार्मर हैं, अगर इस टाइप के एक्सटेंसिव फार्मिंग करना चाहते तो उनके लिए एक राहत पैकेज किया था कि वो लोग के लिए अच्छा खासा लोन प्रोवाइड करेगी और मटेरियल भी, इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करेगी इस फार्मिंग के लिए। ठीक है, और ये 7 डिस्ट्रिक्ट है जो इन सब को राहत में भी मिला था दोस्तों। ठीक है, याद रखना 1960 में पैकेज प्रोग्राम नाम का ये पहला जो था सरकार के द्वारा लॉन्च हुआ था इंटेंसिव फार्मिंग के लिए। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हमारा मिक्स एंड मल्टीपल एग्रीकल्चर, और ये हमारा आखिरी है दोस्तों। एक बात करें कि ये जो मिक्स्ड और मल्टीपल एग्रीकल्चर का क्या मतलब हुआ, देखो आप इमेज से देख रहे हो कि एक तरफ आपका यहाँ पे धान की खेती हो रही है और दूसरी तरफ यहाँ पे केले का प्लांटेशन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों तरह तरह के फार्मिंग करते हैं। एक साइड आपका समझ लो आलू प्याज कर रहे हैं, तो दूसरे साइड में फ्रूट्स का फार्मिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से क्रॉप वो लोग करते हैं, मतलब यूज करके, मतलब फार्मिंग करते हैं। तो जो क्रॉप्स होते हैं उनसे अच्छा खासा जो फार्मर को मुनाफा होता है, और इस वजह से उनका परिवार भी चलता है। मतलब कहने का मतलब कि 2 से ज़्यादा यहाँ पे क्रॉप एक साथ अपने ज़मीन पे वो लोग उगाते हैं, और इस तरह से फार्मिंग करते हैं। अगर पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा फार्मिंग है जिसमें 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाते हैं, तो याद रखिएगा आपसे मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में जाना। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों अच्छे से।
ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए और जाकर ऑब्जेक्टिव लगाइए, आपका 100% अच्छे से समझ में आएगा इस चैप्टर से। ठीक है, नोट्स आप एमसीक्यू लगा सकते हैं दोस्तों, अब मैं बता चुका हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट है चैप्टर वो है हमारा टाइप्स ऑफ क्रॉप एंड सीजन, जो भी हमारे सीजनल क्रॉप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी पे रहेगा, सीजनल क्रॉप्स के बारे में और ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में। तो उस वीडियो को भी जरूर देखना जब मैं अपलोड करूँगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, और शेयर करना, लाइक करना ना भूलना दोस्तों। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, हैव ए गुड डे।